हेलो माय डियर गुड स्टूडेंट, आज हम लोग को पढ़ना है 10th क्लास का साइंस। एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षारक एवं लवण। एसिड के कुछ गुण होते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, ये जलीय विलयन में एच आयन देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। परवल अम्ल, परवल अम्ल में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल में आपको आते हैं मिथेनोइक अम्ल, CH3COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ये सभी दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है। सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होती है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है तो उसे हम सांद्र अम्ल समझते हैं। तनु अम्ल, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में हो और जल अधिक मात्रा में हो उसे तनु अम्ल कहते हैं या तनु अम्ल में समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसे हमेशा इसे मस्तिष्क में बैठा कर रखिएगा। क्षारक, क्षारक को इंग्लिश में बेस कहते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। परवल क्षारक, स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसका अणु सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अणु सूत्र होता है KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH2। दुर्बल क्षारक NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्षार। क्षार को इंग्लिश में हम लोग एल्कली कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुल जाए उसे क्षार कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड। लवण, लवण को इंग्लिश में साल्ट कहते हैं। लवण अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। उदाहरण सोडियम क्लोराइड, NaCl, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। सूचक इंडिकेटर्स, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। सूचक के प्रकार, सूचक के प्रकार जो होते हैं ये इंडिकेटर का काइंड्स जो होता है, टाइप्स जो होता है, ये 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर्स, एक होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, एक होता है आपको स्मेलिंग इंडिकेटर्स। गंधीय सूचक, प्राकृतिक सूचक ये पौधों में पाए जाते हैं। कृत्रिम सूचक ये रासायनिक पदार्थ हैं और गंधीय सूचक इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। प्राकृतिक सूचक में हो जाता है लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया पौधे के फूल, हल्दी। और कृत्रिम सूचक में होते हैं मैथिल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन। और गंधीय सूचक में होते हैं प्याज, लौंग का तेल। एक में लिटमस पत्र, लिटमस पत्र रंग गंध में परिवर्तन अम्ल के साथ, अगर अम्ल के साथ लाल लिटमस पत्र डाला जाए तो वो नीला कर देता है। तो अम्ल की जो पहचान होती है वो लाल होता है। जब किसी हम लोग विलयन में डालते हैं नीला लिटमस पत्र को तो वो लाल कर देता है, तो हम समझते हैं कि ये अम्ल है। और जब हम लोग
लाल को डालने पर नीला कर दे तो हम लोग समझेंगे कि ये क्षार है। तो अम्ल का पहचान लाल कर देता है लिटमस पत्र को, और हरा कर दे, नीला कर दे तो वह क्षार हो गया। लाल पत्ता गोभी का रस, ये अगर लाल हो जाए तो अम्ल है और हरा हो जाए तो क्षार है। हल्दी, यदि कोई बदलाव नहीं हो तो अम्ल है और बदलाव हो जाए, लाल हो जाए तो क्षार है। हाइड्रेजिया के फल का रस, अगर ये नीला हो जाए तो अम्ल है और गुलाबी हो जाए तो क्षार है। मेथिल ऑरेंज, यदि लाल हो जाए तो अम्ल है और पीला हो जाए तो क्षार है। प्याज के रस, अगर तीक्ष्ण गंध दे तो अम्ल है और कोई गंध न दे तो क्षार है। वेनिला, अगर सामान्य गंध रहती है तो वो आपको अम्ल है और कोई गंध नहीं देता है तो वो आपको क्षार है। लौंग का तेल, समान गंध रहती है तो वो आपको अम्ल है और कोई गंध नहीं देती है तो वह क्षार है। अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुण, अम्ल और क्षारों के साथ रासायनिक गुण। धातुओं की अभिक्रिया, अम्ल धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं अम्ल के साथ, जब आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको धातु जिंक के साथ रासायनिक अभिक्रिया किया तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस दिया। क्षारक के साथ, जब आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है और जब ये धातु जिंक के साथ रासायनिक अभिक्रिया किया तो सोडियम जिंकेट बनाया Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन दिया। पॉफ टेस्ट, हाइड्रोजन गैस से निहित प्रखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब इन रासायनिक अभिक्रियाओं में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक के साथ जब प्रखनली में हम लोग एक साथ रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है, आपको गैस उत्सर्जित होता है। जब वहाँ मोमबत्ती का आपको कैंडल जलता हुआ ले जाते हैं तो वहाँ पे जलती हुई पॉफ की तरह ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग पॉफ टेस्ट समझते हैं। धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया, सभी अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल देता है। क्षार के साथ कोई धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट अभिक्रिया नहीं करता है। तो अम्ल के साथ जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और प्लस Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है, और जब ये आपस में रासायनिक अभिक्रिया किया तो सोडियम क्लोराइड लवण तथा CO2 गैस आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा H2O जल दिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी आपको धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब अम्ल से रासायनिक अभिक्रिया करता है तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल देता है। नीचे हम लोग और देख सकते हैं कि जब आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस CO2 गैस प्लस H2O वाष्प के रूप में दे रहा है। जी का संकेत देने का मतलब हुआ कि ये वाटर वेपराइज के रूप में उत्सर्जित हो रहा है। चूने के पानी का टेस्ट, उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित कराने पर पानी दूधिया हो जाता है। जब आपको CaOH होल ट्वाइस 2 एक्वस कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड को में जब आपको CO2 गैस को प्रवाहित कराया जाता है तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है सफ़ेद और छिप के रूप में प्राप्त होता है। अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर आपको कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस CO2 गैस प्रवाहित करने पर पुनः फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है।
जल में घुलनशील होता है। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल प्लस क्षारक जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव प्राप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे हम लोग देख सकते हैं कि NaOH आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपको इक्वस में है और आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी क्या इक्वस में। इक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जलीय विलयन जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया किए तो सोडियम क्लोराइड अर्थात एक्वस में आए, ये भी जलीय विलयन में, प्लस जल आपको द्रव अवस्था में पाया गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में रासायनिक अम्ल एवं क्षारक जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो लवण तथा जल का निर्माण करेंगे। अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो अम्लीय लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। दुर्बल अम्ल जब प्रबल क्षारक से रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो क्षारीय लवण प्लस जल का निर्माण करेंगे। प्रबल अम्ल जब प्रबल क्षारक से रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो उदासीन लवण तथा जल का निर्माण करेंगे। दुर्बल अम्ल जब दुर्बल क्षारक से रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो उदासीन लवण तथा जल का निर्माण करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप हमेशा इसे दिमाग में और मस्तिष्क में इसे बैठा कर रखिएगा, जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया है। धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया किया तो कॉपर क्लोराइड प्लस आपको जल का निर्माण किया। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उदाहरण कॉपर ऑक्साइड CeO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जब आपको अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो इनका जलीय जो विलयन होता है वो आपको अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। हम यहाँ दे सकते हैं CO2, ये अधात्विक ऑक्साइड है। इसलिए अधात्विक ऑक्साइड है क्योंकि कार्बन अधातु और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके आपको अधात्विक ऑक्साइड बनाया है। हम लोग ऊपर देख सकते हैं कि आपको कॉपर ऑक्साइड, कॉपर एक धातु है और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया किया है, इसीलिए कॉपर ऑक्साइड को हम लोग धात्विक ऑक्साइड समझते हैं। लेकिन हम लोग को नीचे देख रहे हैं अधात्विक ऑक्साइड के क्षारों के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब आपको कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण करता है। अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जल की उपस्थिति में अम्ल HN उत्पन्न करते हैं। H आयन H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन प्लस H2O जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो ये आपको हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपको जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन आपको आयन देते हैं।
जल की उपस्थिति में क्षारक OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है, जल की उपस्थिति में जब ये ब्रेक होता है ये आयन, तो ये आपको सोडियम Na+ और OH माइनस देता है। इसकी जो डिकम्पोजिशन होता है ये आपको इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के द्वारा होता है। विद्युत अपघट्य के द्वारा इसका विघटन किया जा सकता है। मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड को जब जल की उपस्थिति में इसको तोड़ा जाता है तो ये आपको मैग्नीशियम 2+ प्लस 2OH माइनस देता है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप हमेशा इसे मस्तिष्क में बैठा कर रखिएगा। सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं। क्षारक जल में घुलनशील, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षारक जो होते हैं जल में नहीं घुलते हैं, और जल में घुलनशील जो जल में घुल जाते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। सभी क्षारक क्षारक होते हैं लेकिन परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलानी चाहिए। अम्ल या क्षारक को ही जल मिलाना चाहिए, नहीं कि आपको जल को अम्ल या क्षारक मिलाना चाहिए। और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। क्योंकि इसको जैसे ही मिलाया जाता है तुरंत आपका ऊष्मा को उत्सर्जन करना शुरू कर देता है, जिसका प्रभाव हमारे चेहरे पे भी हो सकता है, हमारे शरीर के किसी अंग को भी हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए हमें अम्ल या क्षारक को जल में ही मिलाना चाहिए और उसे हिलाते रहना चाहिए, न कि आपको अम्ल और क्षारक में जल को मिलाना चाहिए। यहाँ कुछ आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि जल को अम्ल में डालें, जल को अम्ल में डाला जाए ये गलत है, और अम्ल को जल में डाला जाए ये सही है। इसी प्रकार हम लोग क्षारक को भी कह सकते हैं कि आपको क्षारक में जल को न डाला जाए, बल्कि क्षारक में आपको क्षारक को जल में डाला जाए, न कि जल में क्षारक को डाला जाए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण असफलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। जल को अम्ल में डालने से मिश्रण असफल होकर बाहर आ सकता है। अस्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र कांच का जो पात्र या बर्तन होता है वो टूट सकता है। अम्ल धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके आपको लवण तथा हाइड्रोजन गैस देता है। अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। यह हम लोग देख सकते हैं कि धातु अम्ल धातु के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अम्ल प्लस धातु बनाएगा आपको लवण तथा हाइड्रोजन गैस। धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर लवण तथा जल का निर्माण करता है। अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करने पर लवण तथा CO2 गैस प्लस आपको जल देगा। अम्ल के साथ धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट अभिक्रिया करने पर लवण तथा CO2 गैस प्लस जल का निर्माण करेगा। अब हम लोग देख सकते हैं, मतलब
आपको अम्ल जो है धातु के साथ करेगा या धातु के ऑक्साइड के करेगा या धातु के कार्बोनेट के साथ करेगा या धातु के बाइकार्बोनेट के साथ करेगा, लौह तथा जल निश्चित रूप से देगा। लेकिन धातु के बाइकार्बोनेट या धातु के कार्बोनेट के साथ करेगा तो लौह, कार्बन डाइऑक्साइड, जल ये देता है। हम लोग इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझें कि अम्ल आपको धातु या धातु के ऑक्साइड के साथ करेगा तो लौह तथा आपको धातु के साथ करेगा तो आपको लौह तथा हाइड्रोजन गैस देगा, और आपको धातु के ऑक्साइड के साथ करेगा तो लौह तथा जल देगा, और धातु के बाइकार्बोनेट के साथ करेगा तो लौह तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल देगा, या कार्बोनेट के साथ करेगा तभी आपको लौह तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल देगा। क्षारक की अभिक्रिया। जब आपको कोई क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लौह तथा हाइड्रोजन गैस देगा। जब कोई क्षारक आपको अधातुक ऑक्साइड के साथ करेगा रासायनिक अभिक्रिया तो लौह तथा जल का निर्माण करेगा। जब कोई क्षारक आपको धातु कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है और धातु के बाइकार्बोनेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करता है, ये सिर्फ अम्ल के साथ करता है। अम्लों और क्षारकों में समानता है। अम्ल सदैव H आयन उत्पन्न करते हैं जबकि क्षारक सदैव OH- उत्पन्न आयन करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O हाइड्रोनियम या OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H आयन या OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इंग्लिश में इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं। अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। सार्वभौमिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। पीएच स्केल। किसी विलयन में उपस्थित H आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया जाता है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में आपको P जो है ये आपको पुसान शब्द से लिया गया है जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच अगर 7 है तो उदासीन विलयन समझा जाता है। अगर पीएच 7 से कम है तो अम्लीय विलयन समझा जाता है, और पीएच का मान यदि 7 से अधिक है तो क्षारीय विलयन समझा जाता है। यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। दुर्बल अम्ल वीक एसिड CH3COOH ये आपको मिथेनोइक एसिड है, और दूसरा है H2CO3 जिसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं। ये दुर्बल आपको अम्ल है। प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड, प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड ये प्रबल क्षार हैं। ये OH आयन मात्रा में होते हैं। बढ़ती हुई 7 से 0 की ओर बढ़ रहा है तो बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति होगा।
अगर आपको 7 से आगे की ओर बढ़ रहा है तो बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति की होती है। 7 होगा तो उदासीन होगा। अगर 7 से 0 की ओर बढ़ रहा है तो एच आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी। अगर 7 से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, 8, 9, 10, 14 की ओर बढ़ रहा है तो एच आयन की सांद्रता में कमी होगी। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व निम्नलिखित है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पौधों एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच के रेंज के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। मिट्टी का पीएच अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच का प्रास या रेंज की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ मिलाते हैं, क्योंकि इसको मिलाने से आपको न्यूट्रलाइज हो जाता है अर्थात उदासीन हो जाता है और किसान का खेत पुनः फिर अच्छा हो जाता है। अगर मिट्टी में एसिडिटी हो गया है तो हम लोग चूना पत्थर का उपयोग करते हैं। चूना पत्थर आपको क्या है, क्षार है, और जैसे हम उसमें मिलाते हैं तो आपको अम्लीय जो एसिडिटी की मात्रा जो मिट्टी में है और ये क्षार दोनों आपस में जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये रिएक्शन करके आपको साल्ट एवं जल का निर्माण कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अम्ल क्षार आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं और ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारा उदर स्टोमच हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर स्टोमच अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है। इस दर्द को मुक्त होने के लिए एंटासिड या एसीलॉग या आपको विभिन्न प्रकार की गोलियों का हम लोग दवाओं का जो क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल दंत वल्क कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता लेकिन मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण मधुमक्खियों में आपको फॉर्मिक एसिड होता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा का उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मैसनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डंक पौधों की पत्ती रगड़ कर किया जाता है जिसे आपको उदासीन हो जाता है और उदासीन होने के बाद में राहत मिल जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप हमेशा इसे नोट कर सकते हैं। लवणों का पीएच। पीएच का अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन।
परवल अम्ल प्लस परवल क्षारक जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो उदासीन लवण बनाएंगे और पीएच का मान 7 हो जाएगा। परवल अम्ल और दुर्बल क्षारक जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो ये आपको अम्लीय लवण, इसका पीएच का मान 7 से कम हो जाता है। परवल क्षारक जब दुर्बल अम्ल से रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो क्षारकीय लवण पीएच का मान इसमें 7 से अधिक हो जाता है। इसको हमेशा आप नोट कर सकते हैं। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव केसेस में आपको बिहार बोर्ड की परीक्षा में आएंगे। साधारण नमक से रसायन: सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ 2H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को कोल्रो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड को, जब सोडियम क्लोराइड इक्वस जलीय विलयन में है, जब उसमें जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात जलीय विलयन के रूप में प्राप्त होता है, प्लस कोलिन गैस और प्लस हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। और यह रासायनिक को हम लोग कोल्रो क्षार प्रक्रिया के रूप में समझते हैं। जब ये आपको सोडियम क्लोराइड और जल को के एक साथ आपको क्या किया जाता है, मिलाकर उसके जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके ये टूटते हैं और टूटने के बाद आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बच जाता है। और कोलिन गैस आपको जो होता है वो एनोड से निकलता है, एनोड जो रड होता है उससे निकलता है, और हाइड्रोजन गैस जो होता है वो कैथोड के रड से निकलता है। और जो विलयन बचता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और यह प्रक्रिया कोल्रो क्षार कहलाता है। कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है, इसे हमेशा नोट करके आप रख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एवं हाइड्रोजन एवं कोलिन का उपयोग निम्नलिखित है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन मार्गरीन करने में किया जाता है। कोलिन का उपयोग जल की स्वच्छता PVC जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में इसको किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्पात की सफाई के रूप में और औषधीय के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए या साबुन कागज बनाने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कोलिन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो विरंजक चूर्ण CaOCl2 का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड घरेलू विरंजन जो वस्त्र के विरंजन करने के रूप में काम किया जाता है। विरंजक चूर्ण शुष्क बुझे हुए चूने कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड CaOH2 पर कोलिन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड CaOH2 जब आपको कोलिन के साथ रासायनिक अभिक्रिया किया तो आपको क्या बनाया, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड और प्लस जल का निर्माण किया कि CaOCl2 ये आपको विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र है। उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती का लिनेन के विरंजन के रूप में किया जाता है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मजा के विरंजन के रूप में किया जाता है। रासायनिक उद्योग में एक उपचाय के रूप में किया जाता है, ऑक्सीडाइज के रूप में किया जाता है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जल को आपको
शुद्धिकरण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा 4 कच्चे पदार्थों के एक साथ रासायनिक अभिक्रिया कराने पर निर्माण होता है, जिसमें आपको 4 कच्चे पदार्थ, आपको सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और आपको अमोनिया NH3, जब ये आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस आपको NH सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का निर्माण करता है। इसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा का अणुसूत्र NaHCO3 होता है और इसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में भी कहते हैं। यह एक दुर्बल और संक्षारक क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रियाएं होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 अणु को जब आपको हीट किया जाता है तो ये आपको 3 आपको यौगिकों में टूट जाते हैं। पहला आपको सोडियम कार्बोनेट, दूसरा जल तथा तीसरा CO2 गैस। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल जब आपस में मिलाया जाता है तो बेकिंग पाउडर का निर्माण हो जाता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उड़ जाते हैं तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाते हैं। यह एंटीसीड का एक संघटक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। जैसे ही हम लोग काम करते हैं, जैसे आपको बेकिंग पाउडर को, व्यंजक चूर्ण को जब हम लोग काम करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशामक में भी किया जाता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को आग के संपर्क में डाला जाता है तो ये क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप आपको CO2 गैस को रिलीज करता है जो आपको ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ देता है और आग आसानी से बुझ जाता है। इसलिए आपको अग्निशामक के रूप में भी सोडा अम्ल का उपयोग किया जाता है। धोने का सोडा Na2CO3 10H2O। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है रवाकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। सोडियम कार्बोनेट को जब आपको जल के 10 अणु के साथ रासायनिक अभिक्रिया किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट हो गया और डेकाहाइड्रेट का निर्माण करता है, जिसे हम धोने का सोडा समझते हैं। धोने का सोडा जो होता है ये आर्द्र स्थिति में होता है। इसमें जल के 10 अणु होते हैं। धोने का सोडा का उपयोग, इसका उपयोग कांच या साबुन या कागज उद्योग में होता है। दूसरा, इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। तीसरा, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, आपको CaSO4 1/2 H2O। इसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड बोलते हैं, जिसमें जल का आधा अणु होता है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट या हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट का निर्माण करता है, या इसे हम POP भी कहते हैं शॉर्टकट में। P का मतलब होता है प्लास्टर, O का मतलब ऑफ, P का मतलब पारस। यह सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जब आपको जल के 1.5 अणु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है तो आपको जिप्सम का निर्माण होता है CaSO4.2 H2O।
डाइहाइड्राइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग निम्नलिखित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। दूसरा, इसका उपयोग खिलौना बनाने एवं सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में भी इसका किया जाता है। क्रिस्टली का जल, क्रिस्टलन का जल, लौड़ के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप हमेशा इसे नोट कर सकते हैं। उदाहरण, कॉपर सल्फेट जल के जब 5 अणु में क्रिस्टलन के जल के 5 अणु होते हैं। सोडियम कार्बोनेट 10 हाइड्राइड, इसमें क्रिस्टलन में जल के 10 अणु होते हैं। CaSO4 2H2O, इसमें जल के 2 अणु हैं। इस प्रकार से एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण, ये बहुत ही आपको सरल तरीके से और आपको सिस्टमेटिक आपको ढंग से ये चैप्टर को एनालिसिस कर दिया गया। आप हमेशा इसे आप नोट कर सकते हैं। ये आपको एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। थैंक्स।